तो माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा मिश्र धातु के बारे में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धातु एवं अधातु, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से समझना, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे खनिज और अयस्क ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे स्टूडेंट, खनिज के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे अयस्क के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों खनिज क्या होता है। खनिज बहुत ज्यादा आसान होता है, अभी आप लोग एक बार पढ़ो फिर कहोगे सर इतना आसान है। पृथ्वी की जो भूपर्पटी होता है, जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी की जो भूपर्पटी होती है ना, उसका क्या होता है कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप का मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या हमारे यौगिकों को खनिज कहते हैं। चलो अब बताओ, अगर जब हम लोग जमीन जैसे है उसकी खुदाई करते हैं, तो अगर वहां से प्राकृतिक रूप से जो चीज निकलता है, जैसे लोहा है, कोयला जब खुदाई करते हो तभी निकलता है, तो वो तो प्राकृतिक रूप से है ना, कि किसी ने जाके खोद के डाल दिया है, नहीं, वो प्राकृतिक रूप से है। तो वो चीज क्या होता है, वही हमारा खनिज कहलाता है। कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हो या यौगिक हो, वो हमारे खनिज कहलाते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। आप कहोगे सर आपने ये तो बता दिया, अब इसका एग्जाम्पल कौन बताएगा? जैसे कोई चीज आप पढ़ाओगे तो उसका एग्जाम्पल भी बताना पड़ेगा, तो हम सब बताएंगे, टेंशन मत लो। तो इसका एग्जाम्पल बहुत आसान है, देखो ध्यान से। जैसे हमारा NaCl है, नमक। नमक हमारा क्या है? एक खनिज है। क्या है? एक खनिज है, नमक, ठीक है। NaCl एंड CO3, यानी कि इसे चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना, या फिर हम लोग इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। देखो बुझा हुआ चूने का फार्मूला CaOH का होल टॉइज होता है, लेकिन ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर मैं और आपको एग्जांपल बताऊं तो और आप लोग लिख लो लोहा। लोहा भी हमारा क्या है? एक खनिज है, ठीक है, एक खनिज है। एंड कोयला भी हमारा एक खनिज है, क्योंकि ये सब भूपर्पटी से आते हैं, भूपर्पटी से। तो लोहा, कोयला एंड NaCl, CO3 आदि बहुत है। तो ये सब हमारे क्या हैं? हमारे खनिज हैं, ठीक है। ये सब याद रखना, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं। ये सब हमारे बच्चों खनिज हैं, नोट कर लो, बहुत आसान है। अगर आप लोगों को इससे भी आसान कोई समझाएगा तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीके से समझा रहा हूं। देखो पृथ्वी की भूपर्पटी जो होता है, उसमें जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिया, NaCl, CaCO3, लोहा, Fe कह सकते हो, कोयला, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है? एक खनिज है। चलो अब आप लोगों को खनिज तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग समझते हैं अयस्क के बारे में। अयस्क क्या होता है? चलो अगर आपको खनिज समझ में आ गया तो अयस्क भी समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि माइंड आप लोगों का बहुत तेज है और आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आप लोगों का माइंड और भी तेज हो जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ सॉल्व कराता रहता हूँ, देता रहता हूँ, कि आपका माइंड जो है और ज्यादा ग्रोथ हो, ठीक है। चैप्टर्स तो पढ़ाते ही हैं, देखो सिलेबस आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, मैं आपको जल्दी जल्दी सारे चैप्टर्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो अयस्क क्या है? अयस्क को समझ लो बच्चों, जिस खनिजों से धातु आसानी से एवं कम खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं वो अयस्क कहलाता है। अब कहोगे सर ये क्या है? देखो ध्यान से, जैसे हमें जो खनिज है, पहले आपने खनिज को निकाला, जब खनिज को निकालोगे तो खनिज से ही हमारा अयस्क निकलेगा। जैसे देखो, जैसे हमारा जिस खनिजों से हमारा जो धातु है, धातु जैसे हमारा खनिज है, अब खनिज से हमें धातु निकालना है, तो जिस खनिजों से हमारा धातु जो है वो आसानी से एवं कम खर्चे में निकल सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है। कम खर्चे का मतलब होता है कि कम खर्चा ना करना पड़े, बहुत कम खर्चा करना पड़े, खुदाई कर दो जिसमें ज्यादा पैसे ना लगे और हमारा निकल आए, तो वही तो हमारा कहलाता है अयस्क। अब कहोगे सर अब इसका एग्जाम्पल तो बता दो, क्योंकि अब अयस्क तो समझा दिया, अब इसका एग्जाम्पल्स भी समझा दो तो बहुत मजा आएगा। तो मैं आप लोगों को समझाता हूं इसका एग्जाम्पल। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो एग्जाम्पल है वो है एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है वो हमारा एक अयस्क होता है, और जो बॉक्साइट होता है वो भी हमारा एक अयस्क है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं
एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट। एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट जो है वो हमारा अयस्क का उदाहरण है। तो अब आप लोगों को खनिज और अयस्क तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा बच्चों अयस्क का उदाहरण है, याद रखना, ठीक है। तो खनिज का उदाहरण हमारा लोहा है एंड कोयला है, NaCl है एंड CaCO3 है, और हमारा अयस्क का जो उदाहरण है वो है एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट। अगला देखो, एक टॉपिक हमारा आता है गैंग। गैंग क्या होता है? तो गैंग का मतलब होता है कि पृथ्वी से निकाले गए, जो हमारा पृथ्वी से निकाले गए अयस्क में जो रेत होता है, मिट्टी होता है, आदि अशुद्धियों को आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम लोग गैंग कहते हैं। जैसे जो हमारा अयस्क होता है, अयस्क, ठीक है, अयस्क में क्या होता है कि पृथ्वी से देखो अयस्क निकाला जाता है। पृथ्वी से कोई भी चीज निकालोगे तो पृथ्वी मिट्टी से बनी है, तो मिट्टी, छोटे छोटे कण, पत्थर, ये सब तो होंगे ही ना, ये सब तो आम बात है, ठीक है, ये सब तो रहेंगे। तो अगर वही अयस्क को पृथ्वी से निकाला गया तो जो अयस्क है उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, रेत होते हैं, मिट्टियां होती हैं, ये सब जो पाई जाती है ना, वो हमारा गैंग कहलाता है। इसका उदाहरण कुछ नहीं है, बस यही समझो, जो अशुद्धियां हैं अयस्क में, जो अशुद्धियां हैं, जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, वो हमारा गैंग कहलाता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी से जो भी अयस्क निकाला जाए उसमें जो रेत होते हैं, मिट्टी होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो हमारे अशुद्धियां जो होती हैं, पाई जाती हैं, वही हमारा गैंग कहलाता है। तो अयस्क, खनिज और गैंग के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। देखो बच्चों, अगला टॉपिक हमारा आता है वर्जन। वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्जन, निस्तापन, प्रगलन, इन सब के बारे में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रोस्टिंग यानी कि वर्जन के बारे में। वर्जन क्या होता है, वर्जन का उदाहरण भी समझेंगे, नोट्स भी समझेंगे। आप लोग नोट्स बनाते रहना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। वर्जन देखो, वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति का मतलब होता है जो हमारा अयस्क होता है जिसे हम लोग निकालते हैं उसको वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति का मतलब होता है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया जाए। क्यों? क्योंकि वायु में ऑक्सीजन होता है। अब जब वायु में ऑक्सीजन होगा, इसलिए जहां वायु की उपस्थिति हो वहां समझ लो उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो वायु की उपस्थिति में उनके गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया वर्जन कहलाता है। वायु की उपस्थिति हो और जो उनकी गलने की प्रक्रिया है ना, मतलब गलने की प्रक्रिया, उससे नीचे आपको गर्म करना है, ठीक है। तो यही याद रखना कि वह क्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति, इसमें वायु उपस्थित हो एंड हमारा उनके गलनांक के नीचे गर्म करने की जो प्रक्रिया है वो हमारा क्या कहलाता है? वर्जन कहलाता है। एक नोट याद रखना, यह प्रायः सल्फाइड एस्टो के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो हमारा यह है वर्जन, ये प्रायः सल्फाइड एस्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। सल्फाइड एस्टर का मतलब होता है जिसमें यस होता है, सल्फाइड। अभी मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आखिर सल्फाइड एस्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि वह क्रिया जिसमें एस्टर को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म करने की जो प्रक्रिया होगी वो हमारा वर्जन कहलाएगा। और इसका एक नोट पॉइंट है कि ये हमेशा सल्फाइड एस्टर के साथ प्रक्रिया होती है, ठीक है। बस अब उदाहरण समझ लेते हैं बहुत आसान तरीके से। इसका जो उदाहरण है, ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे हमें लेना है सल्फाइड एस्क, क्योंकि यहां हमारा सल्फाइड एस्क ही है, तो हम लोग लेंगे ZnS। एस लग गया तो दिस इज सल्फाइड एस्क, क्योंकि एस का मतलब होता है जिंक सल्फेट, ठीक है। तो यहां हम लोग इनके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा ना यार। तो अगला देखो, अब हम लोग वायु की उपस्थिति का मतलब मैंने क्या कहा था, याद आया कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करानी है। तो यहां हमारे 3 मॉलिक्यूल्स होंगे O2 के, अर्थात ऑक्सीजन के, ठीक है। अब मिलेगा क्या हमें, इसका रिएक्शन इससे कराया तो यहां से ZnO हो जाएगा, 2ZnO। ध्यान से समझना, यह हमारा 2ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। यहां से हमारा 2Zn चला गया एंड एक O चला गया, यहां से हमारा S2 बचा एंड यहां से हमारा 2O चला गया तो हमारा 4 बचा। तो यहां हमारा बन जाएगा 2SO2। बस ये रिएक्शन हो गया, कितना आसान है। या हमने 2ZnS लिया प्लस हमने अभिक्रिया कराया 3O2 से, यानी कि ऑक्सीजन से हमें मिला 2ZnO प्लस हमारा 2SO2। ये हमारा सल्फाइड एस्टर के साथ रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा प्राय सल्फाइड एस्टर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमारा बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है।
और भर्जन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा है भर्जन, पूरा आपको भर्जन की परिभाषा, नोट और इसका एग्जाम्पल। तो अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। स्टूडेंट, हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है निस्तापन। ठीक है, भर्जन तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे निस्तापन के बारे में। निस्तापन क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निस्तापन की प्रक्रिया। बोर्ड एग्जाम में भर्जन और निस्तापन साथ में आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो तैयार कर लेना, क्योंकि मेहनत तो करना ही पड़ेगा बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। आपका 1 से लेकर 9th तक चला गया, एक भी बार बोर्ड एग्जाम नहीं दिए और मजा खूब आया होगा, लेकिन अब आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो सीरियसली माइंड को कंट्रोल करके पढ़ो। ठीक है, देखो निस्तापन में जो अयस्क है उसको निम्न ताप पर वायु की सीमित मात्रा, उसको मात्रा कर लेना। ठीक है, सीमित मात्रा में गर्म, ठीक है, गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो ये हमारा ऑक्साइड में बदल जाता है और इसमें क्या होता है, वायु की सीमित मात्रा होती है, बहुत कम मात्रा। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि निस्तापन जो होता है, निस्तापन में जो अयस्क होता है, ठीक है, अयस्क को क्या करेंगे, निम्न मात्रा या निम्न ताप पर वायु की सीमित मात्रा, देखो ताप भी निम्न हो और वायु की जो मात्रा है वो बहुत सीमित हो, ठीक है, गर्म किया जाता है तथा ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया हमारा निस्तापन कहलाता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देता हूं निस्तापन का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो निस्तापन का एग्जाम्पल समझना, जैसे हमारा CaCO3 है, ठीक है, CaCO3 है। अब इसको मैंने क्या करा, हीट किया। हीट का मतलब होता है मैंने ट्रायंगल बना दिया, इसका मतलब हीट करना, गर्म करना। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, याद रखना। अब यहां से हमें ऑक्साइड बनाना है ना, मतलब ऑक्साइड में बदल जाता है तो हमें CaO यानी कि हमारा कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, CaO, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया, ध्यान रखना, ठीक है। एंड हमारा टूटकर और क्या निकल जाएगा, प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा। बस ये रिएक्शन हो गया, बस यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूं। यह हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको मैंने गर्म करा, गर्म करने के बाद हमें ऑक्साइड मिला, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारा CO2 बाहर निकल गया। ये एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल्स एंड डिफिनीशन, बहुत ही शॉर्ट में, लॉन्ग में नहीं याद करना है। बहुत सारे लोग आपको लॉन्ग में बता देंगे निस्तापन की प्रक्रिया, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। शॉर्ट में बताने का मतलब इतना लिख दोगे बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल भी नोट कर लो, बस बहुत है। अगला टॉपिक देखते हैं, के बारे में समझ लिया। एक टॉपिक छोटा सा आता है जिसका नाम है प्रगलन। प्रगलन भी समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आपको भर्जन और निस्तापन समझना जरूरी था, ठीक है। तो प्रगलन में क्या है कि अयस्क जो होता है, मेन अयस्क ही है, याद रखना इन सब में। अयस्क में जो उचित गलनांक या फिर उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं, ठीक है। और इसे ये वात्या कर लेना, वात्या भट्ठी में संपन्न होता है। जो प्रगलन की प्रक्रिया है वो वात्या भट्ठी में संपन्न होता है, ठीक है। तो भट्ठी का जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम से कट है, तो इसलिए मैं आपको भट्ठी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को बस ये बता देता हूं कि प्रगलन जो है, प्रगलन में जो अयस्क होता है, अयस्क में उचित गालक मिलाया जाता है और मिलाकर जो मिश्रण है, मिश्रण को क्या करेंगे, मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की जो प्रक्रिया है वो प्रगलन है, ठीक है। उच्च ताप पर गर्म करोगे तो वो हमारा प्रगलन कहलाता है। एंड इससे वात्या भट्ठी में ये जो प्रक्रिया है वो वात्या भट्ठी में संपन्न होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों प्रगलन। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, तो इसलिए तैयार कर लो। देखो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, देखो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है, वो समझो पहले डिफिनीशन। जो धातु ऑक्साइड, कोई धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, ठीक है। जैसे हमारा Zn एक धातु है, उसमें O जोड़ दो, ऑक्साइड, ठीक है। कोई धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार, इसको क्या कर दो, क्षार, सॉरी, अम्ल, ठीक है। जो अम्ल होता है और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। कोई धातु ऑक्साइड है वो अगर अम्ल जो है मान लो HCl से अभिक्रिया करे तो भी हमारा लवण तथा जल बनाए, और हमारा NaOH यानी कि क्षार से अभिक्रिया करे तो भी हमारा क्या बनाए, लवण तथा जल ही बनाए। तो ऐसा क्या है, तो वो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। अगर जिसमें वो गुणधर्म होगा तो वो हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड ही कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूं, जैसे हमारा क्या है ZnO, पहला एग्जाम्पल, पहले हम लोग देखेंगे अम्लीय के लिए, ZnO
प्लस हमारा हो जाएगा 2HCl। 2HCl यहाँ क्या है, अम्ल है, और ये हमारा क्या है, धातु ऑक्साइड है, ये धातु ऑक्साइड है, ठीक है। गिब्स आउट हमें मिलेगा क्या, यहाँ हमें मिलेगा ZnCl2। देखो यहाँ से Zn चला गया, यहाँ से Cl2 चला गया, तो अब हमारा बचेगा प्लस H2O, ठीक है। ये हमारा हो गया अम्ल के लिए, क्योंकि यहाँ हमने अम्ल लिया है, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करा तो ये हमारा जिंक क्लोराइड बनाया, ये हमारा क्या है, एक लवण है और जल है, तो ये हमारा पहला हो गया। अब क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, दूसरा ZnO प्लस 2NaOH, ये हमारा क्षार है, ये हमारा क्षार है, ठीक है, क्योंकि हमें अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कराना है, तो क्षार से अभिक्रिया करेगा तो हमारा बनेगा क्या, Na2ZnO2, ठीक है। ये हमारा बना Na2ZnO2 और प्लस हमारा H2O बाहर निकल जाएगा, ये भी हमारा लवण है और ये जल है, ठीक है। बस तो ये आप लोगों का उभयधर्मी ऑक्साइड है, मैंने अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके समझा दिया उभयधर्मी ऑक्साइड को, बहुत आसान है और आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट इस चैप्टर के हम लोग लास्ट में चल रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट लगभग चल रहा है। देखो अब हमारा एक आता है संक्षारण की प्रक्रिया, संक्षारण जिसको आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, संक्षारण तथा विकृत गंधिता। तो संक्षारण के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। धातुएं जो होती हैं अपने आसपास अम्ल, ठीक है, आर्द्रता, वह वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगता है। जो हमारे धातु होते हैं, अगर जैसे कोई धातु है, लोहा है आपने लिया, अब उसको अगर बारिश में रख दो और उस पर जंग लग जाए तो वो धीरे 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 संक्षारण की प्रक्रिया द्वारा खत्म होने लगती है, समाप्त होने लगती है, वही चीज होता है संक्षारण, ठीक है, संक्षारण। तो धातुएं जो होती हैं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर वो संक्षरित या फिर संक्षारित होने लगती हैं, और यही प्रक्रिया हमारा संक्षारण कहलाता है। समझ में आ गया ना। अब देखो कापर जो है, यहाँ देखो वज्र CO2 के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कापर कार्बोनेट बनाता है, तो वो भी मतलब संक्षारित ही हो रहा है, ठीक है। तो ये संक्षारण है। अभी हमारा थोड़ा सा और भी टॉपिक्स है। देखो संक्षारण से सुरक्षा कैसे प्रदान करें, आखिर हम संक्षारण से सुरक्षित कैसे रहें। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं। आप बहुत सारी विधियां अपना सकते हो, लेकिन उससे पहले जितने भी स्टूडेंट अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगस्त आ गया, क्या आ गया, अगस्त, अभी भी आप सीरियस नहीं रहोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप फेल भी हो जाओगे। देखो मेहनत अब करना शुरू कर दो, अगस्त आ गया है यार, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे पास होगे, कैसे अपने सपनों को पूरा करोगे, कैसे आप बड़े बड़े ड्रीम्स को देख रहे हो उसको कैसे पूरा करोगे। तो 10th में टॉपर बनना है और आपको अच्छे मार्क्स लाना है, तो सबसे पहले आप सरवन लेक्चरर आपको डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। उसमें आपको टॉपर बैच क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th का नंबर 1 बैच है बच्चों, इससे अच्छा बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, और कम प्राइस में टॉपर बैच। इसमें सारे सब्जेक्ट की क्लास 10th की तैयारी कराई जाएगी, एक भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं जाएगा। इसके पूरे साल की फीस है 799, मतलब पूरे बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ पढ़ाया जाएगा। अगर आपको ज्वाइन करना है, सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करना है, तो आप लोग कांटेक्ट कर लेना हमसे, आप कॉल या व्हाट्सएप करो, डरो मत, हम आपको खाएंगे नहीं, ठीक है, आप लोगों को सलाह ही देंगे, आप लोगों को एडवाइस देंगे, ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196, इस नंबर पे कांटेक्ट करो, हम आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग देखो, हम लोग संक्षारण से सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे, आप उसको बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपना सकते हो। जैसे पेंट करना, पेंट लगाकर आप क्या कर सकते हो, उसे संक्षारण से बचा सकते हो। तेल लगाना, ये सब लेपन आदि जो है, ये संक्षारण की सुरक्षा कर सकते हो इसके द्वारा, ठीक है। अगला टॉपिक बच्चों, ये सब लेपन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा NCERT का एक टॉपिक है। लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई, ठीक है, चढ़ाई जाती है। इसी जो प्रक्रम को यशद लेपन कहलाते हैं, ठीक है। यशद लेपन का मतलब होता है कि हमारा जो जिंक होता है उसकी परत को चढ़ाना, चाहे लोहा हो या इस्पात हो, उन सब के ऊपर, ताकि उन्हें बचाया जा सके। लोहा ऐस को हो या लोहा हो, देखो लोहे में जंग बहुत जल्दी लगता है, तो उसको चाहे पेंट करो, चाहे यशद लेपन की प्रक्रिया अपनाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसको बचाना तो जरूरी है ना।
तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों। इसको समझ में आ ही गए होंगे। तो अब आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप सरवन लेक्चर ऐप को डाउनलोड कर लो। सरवन लेक्चर ऐप को डाउनलोड करने के बाद टॉपर बैच को ज्वाइन कर लो और हमें कांटेक्ट कर लो, ठीक है, इस नंबर पे, ताकि मैं आप लोगों को सारी चीजें बताऊं। 9918863196 इस नंबर पे कांटेक्ट करो, फिर मैं आप लोगों को ज्वाइन करना सिखा दूंगा कैसे क्या करना है। तो आज की इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।